वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम लगभग 130 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 29/1/2020 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आज हम लोग जो है इस वीडियो में 29/12/2020 के शिफ्ट 2 के जो है वीडियो के सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी जो आपका यहाँ पर पीले में किए हुए सारे शिफ्टों के जो है, ये जो भी पीले में है वो सारे शिफ्ट के मैथ के सॉल्यूशन जो है इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 श्रमिक जो एक पुल का निर्माण 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिक को यही काम पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं पहले वाले वीडियो में बताया था कि टोटल वर्क बराबर आपका क्या हो जाता है, मैन इंटू डेज भी होता है, यानी कि आदमियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर जो है श्रमिक यानी कि मजदूर जो है कितने काम करते हैं, तो 30 मजदूर और कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेते, तो 40 दिन में पूरा कर लेते। तो मैन इंटू डेज आपका क्या हो जाएगा, टोटल काम यानी कि टोटल वर्क होगा। फिर इसी काम को जो है कितने श्रमिक कर रहे हैं, यानी कि 75 मजदूर कर रहे हैं, और कितने दिन में करेंगे ये हमें निकालना है। तो मान लेते कि डी दिन में करेंगे, तो दोनों जो है एक ही काम को करते हैं, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। हल करेंगे, जो यहाँ पर डी का वैल्यू यानी कि जो दिनों की संख्या आएगी वही आपका आंसर होगा। तो हल करेंगे यहाँ पर 15 दूनी 30, आपका 15 × 5 = 75, 25 8 आपका हो गया 40, यानी कि डी बराबर आपका कितना आ गया, 16 डेज, यानी कि 16 डेज आ गया। तो यहाँ पर जो है 75 मजदूर उस काम को 16 दिनों में पूरा करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि x + 1/x का वैल्यू 12 है, x² - 1/x² का वैल्यू 50 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x⁴ - 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, x² + 1/x² का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो एक शॉर्ट ट्रिक होता है आपका जो है x² + 1/x² का वैल्यू निकालना हो, जब हमें x + 1/x का वैल्यू दिया हो रहा है और इसका वैल्यू निकालना है, तो उसके क्या करते हैं, यहाँ पर a² - 2 करते हैं। क्या करते हैं, a² - 2। a आपका क्या हो जाता है, जो x + 1/x का जो वैल्यू होता है। तो a मतलब 12, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144। 144 में से 2 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 42, यानी कि x² + 1/x² का वैल्यू इतना हो गया। और x² - x² का जो है वैल्यू कितना दिया गया, 50 दिया गया है। तो यहाँ पर जो एक फार्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, फार्मूला आपको जो है होता है a² - b² का क्या हो जाता है, a - b × a + b होता है। तो इसे जो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर a पे पावर 4 - b पे पावर 4 हो, तब जो है हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि a² + b² × a² - b², इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ये जो है सेकेंड वाला ये उस तरीके का मैथ है, क्योंकि यहाँ पर x² + 1/x² का और x² - 1/x² का वैल्यू दिया गया। तो इसे जो है पूरा जो है गुना कर देंगे, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, x पे पावर 4 - 1/x पे पावर 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इधर भी गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 142 × 50 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि अंतिम में 2 शून्य, 14 × 25 = 70, 1 71, यानी कि आपका 7100 आंसर आएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्याएं जो है 3:5:2 के अनुपात में है। तो आगे जो है कन्फ्यूजन हो, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे 3x 5x और 2x मान लेते हैं। और इन तीनों संख्याओं का गुणनफल 10,990 दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालना होगा, तब हम लोग सबसे बड़ी संख्या निश्चित उसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तीनों संख्याओं का गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 तिया 30, तीनों में x है तो कितना आपका हो जाएगा 30x³ होगा। कितना होगा, 30x³ बराबर आपका तीनों संख्याओं का गुणज कितना दिया गया है नंबर में, तो 10,290 दिया गया। तो हल कर लेते, 0 0 चला गया,
3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 तिया 9, 1 3 चौक 12, 3 तिया 9। यक्स क्यूब है तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा कितने का, 343 का। तो 343 जो है किसका क्यूब रूट होता है, तो 7 का, यानी कि 7 का क्यूब होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स का वैल्यू 7 यानी कि 7 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या जिसका यूनिट में सबसे वैल्यू अधिक होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यूनिट में जो है सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, 5 यक्स का, यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अगर वो संख्या 5 यक्स है तो यक्स का वैल्यू जो है कितना आया है, 7 आया है। तो अगर यक्स का वैल्यू 7 है तो संख्या कितनी हो जाएगी, 7 पचे 35, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 35 यानी कि 35 होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर x का वैल्यू जो है 4 दिया गया है और y का वैल्यू 5 दिया गया है। क्या करना है, यहाँ पर x और y का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर से, तो आपका कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 है तो 5 चौका आपका कितना हो जाएगा 20, प्लस y का वैल्यू कितना है 5, तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, बाई आपका नीचे यहाँ पर करेंगे तो 5 यक्स यानी कि कितना हो जाएगा 5 चौक 20, माइनस y का वैल्यू 5 है तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35। कुछ नहीं करना है, यक्स और y का वैल्यू सिंपल सा आपको पुट करना है, आपका आंसर आते चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है 6 यक्स है तो x का वैल्यू 4 तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, प्लस y का वैल्यू 5 है तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, नीचे आपका x का वैल्यू 4 तो 7 चौक 28, माइनस y का वैल्यू 5 तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 35 और 20 आपका हो जाएगा 55 बटा -15 हो गया, कितना हो गया -15, प्लस यहाँ पर जो है करेंगे, यहाँ पर जो आपका कितना आ जाएगा 28 माइनस 40 यानी कि -12, नीचे में आपका कितना हो जाएगा 44। हल कर लेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा -60। यहाँ पर जो है 11 जो है कॉमन भी ले सकते हैं, 11 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 5। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 11 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर 11 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 5 बचेगा तो 15 चौक 60, तो ऊपर 5 है तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, प्लस 12 पचे 60, यहाँ पर कॉमन कितना बचेगा 4, तो नीचे 5, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20। हल कर लेंगे, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 11 इंटू 20, अब 20 कितना हो गया 40, नीचे कितना है -60, 20 दूनी 40 चला गया, 20 तिया 60 चला गया। तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 यानी कि -22/3 आपका यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा -22/3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल यानी कि रिमाइंडर 3 बचता है, तो वो संख्या कौन सी है। एक तो आपका एक तरीका हो जाता है इस तरीके के प्रश्न बनाने की, आप बाय ऑप्शन से चेक कर सकते हैं या फिर आप इसे बेसिक से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे जो है बाय ऑप्शन हल कर लेते हैं। तो 144 से जो 129 को काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 144 दूनी आपका कितना हो जाता है 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 4 तिया 12 यानी कि 432 होना चाहिए। तो रिमाइंडर यहाँ पर आपका निगेटिव में आ जा रहा है या फिर निगेटिव पॉजिटिव में आएगा तो बहुत भरा आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। यहाँ पर चेक करेंगे तो ये जो है यहाँ पर 144 से भाग देंगे तो आपका 100 यानी कि 432 आता है, तो 3 रिमाइंडर आपका बच रहा है। 108 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, फिर भी 3 रिमाइंडर बच रहा है। 72 से भाग देंगे तो आपका 7 छक 42, 6 दूनी 12, 432 यानी कि फिर भी 3 शेषफल बच रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। बाकी 2 ऑप्शन है ये दोनों भी आपका क्या होंगे, गलत होंगे। तो एक तो आपका हो गया बाई ऑप्शन से बनाने का तरीका कि डायरेक्ट भाग करके देख लेंगे कि कौन सी संख्या में जो है तीनों से भाग करने पर 3 शेषफल आता है, वही आपकी आंसर होगी। या फिर अगर आप बेसिक से इसे बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं कि जैसे क्या करेंगे 144, 108 और 72 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो 144, तो इसमें आपका कितना आ गया 36, तो 36 तिया 108 यानी कि 3 एक्स्ट्रा आपका आएगा। 144 में 72 तो पहले ही आपका आ गया, तो एलसीएम तीनों संख्याओं का कितना आ जाएगा यहाँ पर से 4 तिया 12, 14 तिया 42, 43 यानी कि 432 आएगी। हमें क्या करना है, संख्या निकालनी है, तो 432 जो एलसीएम है उसमें क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल है उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 435 यानी कि 435 आएगा। तो बेसिक से भी आपका ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। तो या तो आप बेसिक से बना सकते हैं या फिर बाय ऑप्शन बना सकते हैं इस मैथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स, वाई और पी क्यू जो है क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 20 नहीं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाले
दो समानांतर जीवाएं यानी कि कॉर्ड दी गई है, तो दोनों जीवाएं जो है केंद्र के विपरीत दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में स्थित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर जो आपको फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बोला क्या जा रहा है यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। ये आपका ये सर्कल हो गया, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर मान लेते कि ये इसका सेंटर है। यहाँ पर जो है दोनों कॉर्ड यानी कि जीवाएं हैं वो क्या है, आप इस जो है अपोजिट दिशा में यानी कि मान लेते सेंटर के एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में है। तो इधर हो गया एक कोड, इधर एक आपका एक कोड हो गया। तो एक कोड इसे एक्स वाई मान लेते। अब माना क्या है, ये आपका दिया गया, तो इसे जो है एक्स वाई और ये आपको क्या कर लेते, ये पी क्यू आपका हो गया। तो यहाँ पर जो एक्स वाई की लंबाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगर आपको पता होना चाहिए कि जब सेंटर पर से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है, आपको ध्यान रखना है कि जब किसी इसे सेंटर यानी कि केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है तो उस जो है कॉर्ड यानी कि जीवा को क्या कर देती है, बराबर भागों में बांट देती है। तो अगर एक्स वाई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो अगर इसे जो है जब सेंटर से इसका जो है कॉर्ड पर लंब डाला गया तो इसे बराबर भागों में बांटेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई हो जाएगी, आधा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। त्रिज्या कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको ट्रिपलेट बोला था कि 6-7 ट्रिपलेट होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना होता है। कौन कौन ट्रिपलेट आपका तो हो जाता है, 8, 6, 10 वाला एक आपका हो जाता है। फिर आपका 4, 3, 5 वाला एक आपका ट्रिपलेट हो जाता है। 12, 5, 13 वाला एक आपका ट्रिपलेट होता है। 24, 10, 26 वाला एक आपका ट्रिपलेट होता है। फिर उसी तरीके से आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका जो है कुछ और ट्रिपलेट होते हैं जो कि आपको याद रखना होता है। मुझे ये जो है आप ये कम से कम ये 4 ट्रिपलेट याद रखें क्योंकि ये 4 ट्रिपलेट जो है काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर जो ये 6 है, ये 10 है, तो ये 6 है, 10 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर जो है दूसरी कॉर्ड है, यहाँ पर इससे सेंटर पर से भी अगर इस कॉर्ड पर लंब डालेंगे तो ये भी कॉर्ड को क्या करेगी, बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो पी क्यू की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो अगर 16 सेंटीमीटर है तो आधी कॉर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये 8 है, त्रिज्या कितनी है, 10 है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी लंबाई कितनी आ जाएगी, ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अगर आपको जो है डायरेक्ट ध्यान नहीं है तो हाइपोटेनस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है लंब। तो ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई है, 8 है, नीचे की कितनी लंबाई है, 6 है। यानी कि टोटल जो है कितनी हो गई, दोनों कोड के बीच की दूरी 8 और 6 14 सेंटीमीटर की क्या है, दोनों कॉर्ड यानी कि जीवाओं के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो ट्रिपलेट जो है ये 3, 4, 5 तरीके के ट्रिपलेट होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है cos 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 27 डिग्री लिख सकते हैं। cos 63 को sin 27 डिग्री लिखा जा सकता है क्योंकि आपको जो है पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर आपका क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 63 डिग्री को sin 27 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से आपका जो है sin 27 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री, तो आपका कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा। जब दोनों को गुना किया जाएगा कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर 27 डिग्री होगा। तो sin स्क्वायर 27 डिग्री नीचे cos स्क्वायर 27 डिग्री, तो sin बाई cos क्या हो जाता है, tan हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। यानी कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 27 डिग्री होगा, माइनस यहाँ पर आपका रहेगा। फिर यहाँ पर cos 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो नीचे का तो वैल्यू 1 आ गया। यहाँ पर जो है cosec 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec 27 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि cosec थीटा बराबर जो है cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा होता है। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पर क्या हो गया, cosec 63 डिग्री को हम लोग sin 27 डिग्री लिख सकते हैं। तो sin 27 डिग्री इंटू sin 27 डिग्री कितना आपका हो जाएगा, सॉरी साइन नहीं है, सेक है, सॉरी सेक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 27 डिग्री, कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा। तो नीचे तो 1 है तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर 27 डिग्री। तो tan स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 वैल्यू होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन अपोजिट आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 250 से लेकर 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 5 और 7 का, तो 6 5 30, 30 7 210। तो एलसीएम आपका जो है तीनों संख्याओं का कितना आ गया, 210 आ गया। तो 210 जो है 210 का जो अगली संख्या गुणज कितना होगा, 420। उसकी तीसरी संख्या हो जाएगी 630, चौथी संख्या हो जाएगी 840। अब जो है इससे अगर आगे गुना करते तो आपका कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। लेकिन हमें कहाँ तक चुनना है, सिर्फ 1000 तक चुनना है, यानी कि इसे हम लोग तो पहले ही नहीं ले सकते। 210 भी हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि 250 से हमें अधिक चाहिए, यानी कि ये भी हम लोग नहीं ले सकते। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 250 और 1000 के बीच में, तो ऐसी टोटल 3 संख्याएं हैं, यानी कि 3 नंबर है। कौन कौन से, 420, 630 और 840 ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 3 संख्याएं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5000 रुपये की धनराशि को 10% जो है वार्षिक ब्याज की दर पर जो है निवेश किया जाता है, तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि जो है 1500 रुपये हो जाएगी, आपसे बोला जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 साल में जो है कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है, 10% ब्याज मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर से निकाल लेते कि 1 साल में कितना रुपये का ब्याज मिलता है। अगर टोटल जो है 5000 रुपये है, यानी कि धनराशि कितनी है 5000, उस पर क्या मिलता है 10% का ब्याज मिलता है। तो 5000 का 10% यहाँ पर निकाल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। वैसे तो हल करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दे रहा। तो 2 चला जाएगा तो 50 × 10 आपका कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या आ गई, 1 साल की साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल जो है 1500 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। तो अगर टोटल 1500 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है और 1 साल में 500 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो अगर कुल साधारण ब्याज में से 1 साल का साधारण ब्याज भाग कर दे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में, यानी कि 3 साल में वो राशि जो है कितना ब्याज प्राप्त कर लेगी, तो 1500 प्राप्त कर लेगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 1.44 के मतलब क्या हो जाता है, ऑफ का साइन होता है गुना। तो गुना जो है 1/0.24 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो दोनों अंक चले जाएंगे। 24 से काटेंगे 144 को तो कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में। तो 6 × 1 यानी कि 6 × 1 आपका कितना आ जाएगा, 6 यानी कि 6 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या जब जो है 22.5% घटती है तो वह 217 हो जाती है, यानी कि उस संख्या में जब 22.5% घटा दिया जाएगा तो वह संख्या 217 हो जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या क्या है। तो आपको बताया गया पहले वाले वीडियो में भी कि कोई भी संख्या जो है खुद में 100% होती है। तो 100% वाली संख्या में 22.5% घटाई गई, तो 100% माइनस 22.5% करेंगे तो आपका कितना बचेगा, 77.1/2% बचेगी। तो इसे जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 × 14, 7 × 14 = 15, यानी कि 155/2% बचेगी। इतने परसेंट के बराबर जो अंक में जो है संख्या कितनी दी गई है, 217 दी गई है। तो यहाँ पर से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 217 × 2/155, ये आपका क्या हो गई, 1% की वैल्यू हो गई। हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए, क्योंकि वह संख्या हमें चाहिए। तो संख्या कितनी है, 100%, यानी कि हमें 100 से गुना करेंगे तो वह संख्या निकल जाएगी। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से काटेंगे तो आपका 5 × 10 20 बार में चला जाएगा, यहाँ पर से 5 × 15 31 बार में, काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। यहाँ पर से आपके कितने आ जाएंगे, 7 × 14 = 28, यानी कि वह संख्या कितनी थी, तो 280 यानी कि 280 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 पाइप जो है ए, बी और सी क्रमशः जो है 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप जो है ए और सी, कौन सा, ए और सी को
खाली टंकी में जो एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें जो है बी वाले समय से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो है दोनों किसका हमें समय निकालना है कि ए और सी जब मिलकर टैंक को भरेगी तो कितने समय में भरेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और सी पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए जो है 15 घंटे में भर सकती है और सी जो है 18 घंटे में भर सकती है। तो क्या करेंगे, 15 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो 15 18 का एलसीएम कितना होगा, 90। 90 को 15 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 90 को 18 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि ए की कार्य क्षमता 6 और सी की कार्य क्षमता 5 है। तो यहाँ पर जो है समय निकालने का मैंने एक फार्मूला बताया था कि समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा कुल कार्य क्षमता होता है। ये आपका समय बराबर होता है। तो ये जो आपका एलसीएम यानी कि लघुत्तम जो आता है वही आपका क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। यानी कि इस 90 काम को कौन मिलकर करेंगे, तो ए और सी मिलकर करेंगे। कितने की कार्य क्षमता से, तो 6 5 11 की कार्य क्षमता से। तो 11 आपका नीचे इफिशिएंसी चला जाएगा। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो पूर्णांक में हमें समय चाहिए, तो पूर्णांक में आपका कितना आ जाएगा, 11 8 88, 2 बचा, यानी कि 8.2/11 आवर्स लगेंगे अगर ए और सी मिलकर उस टैंक को भरते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका यानी कि मीडियन का मान क्या होगा। तो जो भी यहाँ पर संख्या दी गई है, मीडियन निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी संख्या दी गई है उसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में उसे व्यवस्थित करेंगे। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 12 है, उसके बाद आपकी कौन सी संख्या है, 15 है, 15 के बाद आपकी 16, 16 के बाद आपकी 26, 26 के बाद 36 के बाद 42 है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लिया। फिर हमें क्या करना होता है, बीच की संख्या ढूंढनी होती है। तो ये जो है 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, यानी कि बीच की जो संख्या आएगी वो 16 और 26 के बीच में होगी। तो 16 और 26 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो 21 यानी कि 21 आएगी। तो यही आपका क्या होगा, माध्यिका यानी कि मीडियन होगा। अगर आपको डायरेक्ट निकालने के लिए नहीं आता है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 और 26 को जोड़ेंगे। तो 16 और 26 को जोड़ने पर कितना आता है, 42। और टोटल कितने संख्या है, 2 संख्या, तो 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट निकालना नहीं आता है कि 16 और 26 के बीच में जो है कौन सी संख्या आएगी, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपका 21 आंसर ही आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्या है, 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 जो है tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 यानी कि हाफ होता है। तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस कॉट 60 का मान कितना होता है, तो कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। आप जो है साइन कॉस कॉट tan cos सेक इसमें जो है 0 से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न में जब तक आपको वैल्यू याद नहीं होगा आप हल नहीं कर पाएंगे। तो वैल्यू याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है 3 इंटू कॉट 60 का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ पर स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 इंटू tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो हल कर लेते, 4 से 4 चला गया, 3 से 3 चला गया, तो कितना बचेगा, 1 + 1 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2। तो 1 1 2 माइनस 2, तो आपका कितना आ जाएगा, 0 यानी कि 0 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मिश्रण में अम्ल तथा अल्कोहल यानी कि एसिड और अल्कोहल का अनुपात जो है 3:2 दिया गया है। शुरुआत में इतना अनुपात था। फिर बाद में बोला गया कि इस मिश्रण में जो है 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, तो ये तो आपका एसिड था, ये आपका क्या था, अल्कोहल था। तो मिलाया क्या गया है, 10 लीटर अल्कोहल मिलाया गया, ये आपका अल्कोहल मिलाया गया। फिर बोला गया अम्ल का जो है, अम्ल और अल्कोहल का फिर अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी। तो जो 10 लीटर अल्कोहल मिलाने के बाद जो है अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। यानी कि एसिड में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था, तो रेशियो में भी कोई भी परिवर्तन यूनिट में नहीं आया।
यूनिट में हमें जो है परिवर्तन किस में देखने को मिल रहा है, अल्कोहल में। तो अल्कोहल में वृद्धि भी की गई थी। वृद्धि कितने की गई थी, 10 लीटर की वृद्धि की गई थी। और यहाँ पर यूनिट में कितने की वृद्धि हुआ, 3 यूनिट का वृद्धि हुआ। तो 3 यूनिट बराबर कितना है, 10 लीटर है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 10/3 लीटर आएगा। हमें क्या चाहिए, मूल मिश्रण में यानी कि शुरुआत वाले जो अनुपात में अम्ल की मात्रा यानी कि एसिड की मात्रा जो है कितनी है। तो शुरुआत में जो है एसिड यानी कि अम्ल की जो है मात्रा कितनी थी, तो 3 यूनिट वैल्यू थी। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10/3 लीटर है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10/3 × 3 करेंगे। तो 3 3 चला गया तो आपका कितना आ जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर आएगा। यानी कि शुरुआत में अम्ल की मात्रा 10 लीटर थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार जो है 360 रुपये में वस्तु को बेचने पर 10% का हानि होती है, तो 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पहले वाले वीडियो में मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो 100% का सामान कितने प्रतिशत की हानि यानी कि लॉस में बेच दिया, तो 10% की लॉस में बेचा। यानी कि 100 का सामान 10% की हानि में यानी कि कितने में बेचा, 90% में बेचा। 90% का वैल्यू कितना है, 360 रुपये के बराबर है। तो 1% का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 4 रुपये के बराबर होगा। तो यहाँ पर बोला गया है फिर कि उसे जो है अब हानि में नहीं बेचना है, उसे किस में बेचना है, लाभ में बेचना है। कितने के लाभ में, 30% के लाभ में। तो 100% का सामान कितने के लाभ में बेचने के लिए बोल रहा है, 130% के लाभ में बेचने के लिए बोला जा रहा है। तो 100% का सामान 30% के लाभ यानी कि बेचेगा कितने में, तो 130% में बेचेगा। तो अगर 1% का वैल्यू 4 रुपये के बराबर है तो 130% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 130 × 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 चौक 52। यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 520 रुपये होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बेसिक तरीका। अगर आप इसे जो है डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। क्या करेंगे, 360 रुपये में जो है बेचा गया कितने प्रतिशत में, 90% में। कितना में बेचना चाहिए उसे, यानी कि कितना में बेचने के लिए चाह रहा है, तो 30% का लाभ यानी कि 130 में उसे बेचने के लिए वो चाह रहा है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 13 चौक 52 यानी कि 520 रुपये आएगा। तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया। या फिर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से, जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका बीकन यानी कि डायगोनल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आयत का परिमाप यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है, टोटल एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और विकर्ण का जो है फार्मूला क्या हो जाता है, विकर्ण का फार्मूला होता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट बराबर कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर। हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट है उधर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा 25 आएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या चाहिए, यल प्लस बी का वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो है आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 × यल प्लस बी होता है, यानी कि हमें यल प्लस बी का वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे यल प्लस बी का वैल्यू, यहाँ पर से जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से यल प्लस बी का क्या बना देते, होल स्क्वायर बना देते, होल स्क्वायर माइनस आपका यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2LB होगा, क्या होगा 2LB बराबर कितना होगा 25 होगा। तो LB का वैल्यू कितना था 300, तो 300 दूनी कितना हो जाएगा 600, उधर जाएगा तो जुट जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर से यल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625 होगा। इधर स्क्वायर है उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि यल प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यल प्लस बी का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर पुट करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, होल परिमाप यानी कि आयत का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो कितना आपका हो जाएगा 25 दूनी 50 सेंटीमीटर होगा उस आयत का परिमाप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का हल किया जाता है। तो 5.23 प्लस 4.77 जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 यानी कि 10 आएगा। फिर जो है यहाँ पर इस स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है 10,
5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3 आएगा यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, बाकी सारा सिंप्लीफाई कर देंगे। 200 भागा 10 है, यानी कि इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 200/10 इंटू आपका कितना, ये जो है ब्रैकेट हल करने पर कितना आया, 4/10 आया। प्लस यहाँ पर करेंगे 5 में से 2 गया तो 3 आया था, यानी कि यहाँ पर 3 आएगा। हल कर लेते तो 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, यानी कि अब क्या बचा, 2 × 4 तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 3 तो 8 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 11 होगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, तो 11 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तरल के मिश्रण में जो 1/5 भाग अम्ल यानी कि एसिड है और 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग जो है क्या है, पानी यानी कि वाटर है। यदि जो है मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 20 लीटर का 1/5 क्या है, अम्ल यानी कि एसिड है। तो एसिड आपका कितना है, तो 20 का 1/5 4 लीटर होगा। फिर आपसे बोला गया कि अल्कोहल जो है कुल का कितना है, 3/5 है। तो 20 का 3/5 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 तिया 12, यानी कि 12 लीटर क्या है, अल्कोहल है। तो बाकी जो बचेगा वो क्या है, वाटर यानी कि पानी है। तो ये दोनों का जोड़कर कितना आ गया, 12 4 16 लीटर क्या है, एसिड और अल्कोहल है। टोटल जो है 20 लीटर मिश्रण है, तो 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 लीटर। यानी कि उस मिश्रण में पानी कितनी है, तो 4 लीटर पानी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका क्या है, ग्राफ के क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ग्राफ में क्या दिए गए, प्रोडक्शन इन टन्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1980 से लेकर 85 के दौरान एक उत्पादन के उत्पादन टन को जो है दर्शाता है। तो ग्राफ के आधार पर जो है दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि जो है यहाँ पर जो है प्रोडक्शन दर्शाया जा रहा है प्रत्येक साल में, कि जैसे कि 1980 से लेकर 81 में कितना का जो है प्रोडक्शन किया गया, तो 100 टन का जो है प्रोडक्शन किया गया। उस तरीके से सभी वर्षों में दिया गया। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष के दौरान जो है पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक जो है विशुद्ध वृद्धि हुई है, यानी कि सबसे अधिक वृद्धि जो है किस वर्ष में हुई है। तो यहाँ पर जो है 81 से 82 में गया, यानी कि 1980 के 81 से लेकर 82 तक में गया तो कितने की वृद्धि हुई है, तो 100 से 200 हो गई, यानी कि 100 की वृद्धि हुई। फिर अगले साल में कितने की वृद्धि हो गई, तो 200 की वृद्धि हुई, क्योंकि 200 से 400 हो गई तो 200 की वृद्धि हुई। फिर उसके अगले साल में कितने की वृद्धि हुई तो 400 से 500 हो गई, यानी कि 100 की वृद्धि हुई। फिर आपकी 500 से 600 हो गई तो फिर से कितने की वृद्धि हुई, 100 की वृद्धि हुई। तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ दिख रही है, हमें यहाँ पर 200 में दिख रही है, जो कि किस वर्ष में हुई है, 1982 से 83 के साल में हुई है। क्योंकि ये जो है पिछले साल की तुलना में ये 200 वृद्धि हुई है, तो 82 से 83 के बीच में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि a प्लस बी का वैल्यू 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 12 है। तो आपसे पूछा जा रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला क्या हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो a प्लस बी इंटू आपका क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का भी वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू पता है, हमें ए बी का वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, इधर क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तोड़ेंगे होल स्क्वायर को तो आपका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा 2ab बराबर आपका कितना हो जाएगा 88 64। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना था 12, इतना का वैल्यू आपका कितना था 12 यानी कि 12 था। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 2ab बराबर 64 में से उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, यानी कि 64 - 12 कितना हो जाएगा 52। 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 26 बार में, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना आ गया 26 यानी कि 26 आ गया। अब हमें सब चीज़ का वैल्यू पता है तो क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर से आपका आंसर आ जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर कितना था तो 8 था, तो 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना था 12 माइनस ए बी का वैल्यू कितना आया 26। क्या करेंगे अब हल कर लेंगे, 12 - 26 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा -14 आएगा। -14 इंटू क्या करना 8 है, तो 14 ठीक है आपका कितना हो जाता है -112 आएगा। 14 ठीक 112 माइनस का साइन है तो माइनस, यानी कि -112 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर बोला गया है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता जो है 6160 मीटर क्यूब है।
यदि टैंक के आधार का व्यास यानी कि डायमीटर जो है 28 मीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि टैंक की गहराई यानी कि एक तरीके से इस बेलन की हाइट यानी कि ऊंचाई पूछी जा रही है। गहराई यानी कि डेप्थ बोल सकते हैं या फिर ऊंचाई, जो कि इस फार्मूले की तरह होता है। तो फार्मूला में जो है सबसे पहले आपको ये जो है क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया। तो हमें जो है क्या पता होना चाहिए, आयतन यानी कि बेलन यानी कि सिलेंडर का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो उसके आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि गहराई यानी कि एच का वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते, पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7। व्यास यहाँ पर दिया गया, लेकिन हमें त्रिज्या चाहिए, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो व्यास अगर 28 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 मीटर त्रिज्या होगी। तो उसका आर स्क्वायर करना है, यानी कि 14 × 14 करेंगे, एच का हमें वैल्यू चाहिए। तो बराबर टोटल जो है आयतन कितना दिया गया, 6160 दिया गया। हल करेंगे, एच का जो वैल्यू आएगा वही क्या होगी, टैंक की गहराई होगी। तो हल कर लेते हैं, आपकी 11 दूनी 22, 11 पचे 55 और 6 बचा 11 6 66 0। फिर यहाँ पर से आपका 7 दूनी 14 चला गया, तो यहाँ पर से 14 दूनी 28 दूनी 56, 56 से 560 काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर एच बराबर कितना आ गया, तो 10 मीटर वैल्यू आ गया, यानी कि इस बेलन की गहराई कितनी आ गई, तो 10 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि यदि ब्याज जो है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 रुपये की धनराशि 2 वर्षों के बाद 36,000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। तो यहाँ पर जो है रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट बटा प्रिंसिपल, और 2 वर्ष समय दिया गया है तो क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अगर आपको जो है इस तरीके का जो है मैथ आपसे नहीं बनता है, तो मैंने एक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फुल फ्लेज वीडियो डाला था, जो कि आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो आप इस तरीके के प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इस तरीके के प्रश्न को जो है काफ़ी बेहतर तरीके से वहाँ पर बता रखा है। तो वीडियो को अगर आपको इस तरीके के प्रश्न नहीं आला था तो वो वीडियो आप जाकर जरूर देखिएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर क्या करना है, अमाउंट बाई प्रिंसिपल करेंगे। तो और यहाँ पर कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, अंडर रूट कर देंगे। अगर 3 साल रहता तो क्यूब रूट करते, 4 साल रहता तो 4th रूट, 5 साल रहता तो 5th रूट, जितना साल रहता उस तरीके से रूट किया जाता। तो ये अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना दिया गया है, 36,000 दिया गया। कितना दिया गया, 36,000। और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, तो 25,000 दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। 3 शून्य 3 शून्य चला गया, 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का, और 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 की कोई धनराशि कितनी हो गई, 6 हो गई। 5 की धनराशि कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी कि कितना इसमें ब्याज जोड़ा गया, क्योंकि जो है आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो ये जो 6 यूनिट है क्या है आपका 1 साल का मिश्र धन है, ये जो 5 यूनिट है वो क्या है, मूलधन है। यानी कि 6 - 5 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज निकलेगा। तो 6 - 5 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1। और मूलधन पर हमेशा रेट यानी कि दर निकाला जाता है। तो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, 5 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 100 को तो 20 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका रेट दर जो आएगा वो कितना प्रतिशत है, तो 20% यानी कि 20% है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये जो आपका यहाँ पर फिगर दिया गया है, आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए रेखा चित्र में PQ और OQ जो है ट्रायंगल APQ के परिवृत्त की त्रिज्या है। कौन कौन, ये जो है OP और OQ एक तरीके से दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। फिर बोला गया कि यदि PAQ जो है 38 डिग्री है तो PQO जो है क्या होगा, यानी कि ये जो है PQO ये डिग्री जो है वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब जो है किसी ये जो है आर्क से, जब किसी आर्क से जो सरकमफेरेंस पर जितनी डिग्री बनाती है, जब किसी आर्क से किसी सरकमफेरेंस पर जो डिग्री बनाती है, और उसी आर्क से जब सेंटर पर जब कोई डिग्री बनाएगी तो ये जो परिधि पर जो एंगल बन रहा है वो उससे दोगुना क्या बनेगा, उस सेंटर पर एंगल बनेगा। यानी कि अगर ये 38 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 76 डिग्री होगा। ये अगर 76 डिग्री है तो बाकी ये दोनों बचे एंगल का योग कितना होगा, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल के
एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, उनमें से 1 डिग्री 76 डिग्री है, तो बाकी दो बचे एंगल का सम कितना हो जाएगा 104 डिग्री होगा। और यहाँ पर जो है दोनों साइड क्या है बराबर है, यानी कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में बराबर होंगे। तो अगर दोनों एंगल आपस में बराबर है तो अगर एक का एंगल निकालना है तो क्या करेंगे भागा 2 कर देंगे तो आपका एक एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 52 डिग्री आएगा, यानी कि आपका यहाँ पर से ओ क्यू पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 52, या फिर बोल सकते हैं पी क्यू ओ या फिर ओ क्यू पी कुछ भी बोल सकते हैं। इसका जो है वैल्यू कितना होगा 52 यानी कि 52 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम आर्क से परिधि का जो एंगल होगा वो अगर सेंटर पर वो एंगल बनाया जाएगा तो परिधि के एंगल से 2 गुना एंगल होगा। यही चीज़ अगर आपसे उल्टा भी होगा तो उसी तरीके से होगा। अगर आपका यहाँ पर 76 डिग्री दिया हुआ रहता और आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कितना डिग्री होगा तो क्या करना होता आधा कर देते। तो उल्टा रहेगा तो गुना करेंगे यानी कि 2 से गुना करेंगे, और इधर जब सेंटर पर दिया हुआ रहेगा परिधि पर पूछेगा तो आधा कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि क्वेश्चन में कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो आपको जो है यहाँ पर ट्रेन की लंबाई निकालनी है, यानी कि हमें फार्मूला क्या पता होना चाहिए दूरी का। दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। चाल बराबर दूरी इंटू समय, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो दूरी निकालना है हमें, तो चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितनी है 1.5 मिनट है। तो समय आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन आपकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय भी किस में होनी चाहिए घंटा में होना चाहिए। तो घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे, गुना करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा डिस्टेंस यानी कि दूरी निकल जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 60 चला गया, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर दूरी आएगा। लेकिन आपकी जो ट्रेन की लंबाई यानी कि जो दूरी पूछी जा रही है वो किस में पूछी जा रही है मीटर में पूछी जा रही है। तो मीटर को किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 1500 मीटर आएगा, यानी कि वह ट्रेन की लंबाई कितनी है 1500 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्या करना है 72 और 18 का क्या करना है अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 4 लिख सकते हैं। 18 यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 2 18 आ गई तो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और 4 है अंडर रूट के अंदर तो बाहर आएगी तो कितनी हो जाएगी 2 आ जाएगी, यानी कि 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 प्लस 0.04 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, प्लस 0.64 का वैल्यू कितना होगा 0.8 हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.2 0.8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 36 है 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37 यानी कि 37 आपका आंसर आएगा। तो सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम 156 है और उनका महत्तम यानी कि एचसीएफ जो है 26 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि डिफरेंस जो है 26 है तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग यानी कि सम कितना होगा। तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ को जो है एच से डिनोट किया जाता है और एलसीएम जो है किससे डिनोट किया जाता है एचसीएफ इंटू दोनों संख्याओं के कोप्राइम फैक्टर का गुणज ही क्या होता है उन दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है। और दोनों संख्याएं क्या हो जाती है एच एक्स होती है, एक आपकी एच वाई होती है। दोनों संख्याओं में एचसीएफ पहले से ही गुणज रहता है। तो इस तरीके से जब आपको जो है बेसिक आप अगर पढ़े होंगे एचसीएफ और एलसीएम का तो इसी तरीके से आपको बताया गया होगा। आप इस प्रश्न को जो है बेसिक से ही बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक संख्या एच एक्स एक संख्या एच वाई, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया 26 दिया गया। तो एच यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई बचेगा तो आपका कितना हो जाएगा 26। एच का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया क्वेश्चन में 26 ही दिया गया क्योंकि एचसीएफ कितना दिया गया 26। तो 26 से 26 चला गया यानी कि दोनों संख्याओं का कोप्राइम फैक्टर का अंतर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से तो हमें एक्स माइनस वाई का वैल्यू पता चल गया। फिर यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं एक्स इंटू वाई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे यहाँ पर जो है एच एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया गया 156 दिया गया है, कितना दिया गया 156 दिया गया। तो यहाँ पर से जो है क्वेश्चन में एच का वैल्यू कितना दिया गया 26 दिया गया। तो 26 से 156 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा यहाँ पर से आपका जो है यहाँ पर से आपसे
यहाँ पर से 6 बार में चला जाएगा। कितने बार में चला जाएगा? 6 बार में चला जाएगा। यानी कि x इंटू वाई का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ गया? 6 आ गया। तो अब हमें दो चीज़ पता है कि x माइनस वाई कितना 1 है और x इंटू वाई कितना है? 6 है। और हमें x और y का यहाँ पर क्या करना होगा? खुद से वैल्यू जो है एज्यूम करना होगा और ऐसी संख्या एज्यूम करनी होगी कि दोनों संख्या आपस में क्या हो? को प्राइम हो। क्या हो? को प्राइम हो। तो यहाँ पर जो है दो संख्याएं यहाँ पर हो सकती है। एक तो हो सकती है कि x का वैल्यू 2 y का वैल्यू x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 हो सकती है, या फिर x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू कितना हो सकती है? 1 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये जो है दो संख्या हो सकती है यहाँ पर के हिसाब से, लेकिन हमें क्या चाहिए? अंतर भी 1 चाहिए। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि x और y का वैल्यू कितना पुट करना है? 3 और 2 पुट करना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर h का तो वैल्यू पता है, x y का भी वैल्यू पता चल गया। वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का संख्याओं का योग निकाल सकते हैं यहाँ पर से। तो h आपका कितना है? 26 है। x का वैल्यू एक संख्या h है और दूसरी संख्या आपकी क्या है? एच वाई है। तो अगर एच 26 है, x कितना आया? 3 है, तो एच एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 26 3 78, यानी कि एक संख्या 78 आ गई। दूसरी संख्या क्या है आपकी? एच वाई है। तो एच का वैल्यू 26 और वाई का वैल्यू कितना है? 2 है। तो 26 गुना कितना हो जाएगा? 52। दोनों का योग यहाँ पर से आपका कितना हो जाएगा? 78 और 52, तो 7 5 12 1 13, यानी कि 130 होगी दोनों संख्याओं का योग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर दिया गया है कि 3 cos थीटा बराबर √3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि cosec थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पहले cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा √3 बटा ये 3 जो है आपका कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर चलाएगा। यानी कि √3 को जब 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? √3 बार में चला जाएगा। यानी कि cos थीटा बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा? 1/√3 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? परपेंडिकुलर यानी कि लंब का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर क्या करेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। यानी कि √3 का स्क्वायर तो 3, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 माइनस 1 गया तो 2, 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? √2 होगा। तो यहाँ पर से परपेंडिकुलर आ गया। अब क्या करेंगे? कॉसेक थीटा किसका चाहिए? कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा आपका हो जाता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। टेन थीटा आपका क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण जो है आपका कितना आया? √3 बटा आपका लंब कितना है? √2 है, इंटू आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है? √2 है और बेस यानी कि आधार कितना है? 1 है। तो √2 चला गया, बचा आपका कितना? √3 बचा, यानी कि कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू √3 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है। यानी कि जब 10 लीटर में से 2 लीटर पानी को वाष्पित कर लिया गया, उसके बाद कुल जो बचा मिश्रण उसमें जो है 6% नमक पाया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मूल घोल यानी कि जो पहले जो है 10 लीटर घोल था उनमें जो है नमक की मात्रा की कितनी प्रतिशत थी। तो यहाँ पर जो है 10 लीटर पहले मिश्रण था, उसमें से 2 लीटर पानी उड़ गई, तो बची कितनी मिश्रण? 10 में से 2 लीटर बह गई, यानी कि अब 8 लीटर बची। 8 लीटर बची, उसका जो है 6% क्या है? नमक है। यानी कि 8 लीटर पूरे मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण का 6% क्या है? नमक है। तो नमक तो कभी भी वाष्पित नहीं होगी। जो भी वाष्पित हुई है 2 लीटर वो पानी ही वाष्पित हुई है। यानी कि जितना पहले नमक था पहले मिश्रण में, वो बाद वाले मिश्रण में भी उतना ही नमक रहा होगा। यानी कि ये जो नमक है वो पहले वाले में ही उतना नमक रहा होगा, यानी कि इस 10 लीटर में भी उतना ही नमक रहा होगा। यानी कि मान लेते कि x% नमक थी पहले में, तो क्या है? दोनों में नमक बराबर ही थी, क्योंकि नमक तो वाष्पित नहीं हुई होगी, क्योंकि जो 2 लीटर वाष्पित हुआ है वो सिर्फ पानी ही हुई है। नमक की मात्रा दोनों में बराबर है दोनों स्थितियों में, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगी। हल करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हल कर लेते हैं, ये आपका काटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे? हल करेंगे डायरेक्ट। तो 8 छक आपका कितना हो जाएगा? 48% से परसेंट आपका चला जाएगा। 8 छक आपका कितना हो जाएगा? 48 बटा 10% होगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से?
4.8% आपका वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो हल करेंगे। यहाँ पर पहले क्या दिया गया, 11/5 दिया गया है। क्या दिया गया, 11/5 माइनस है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे। इसे जो है पहले हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से जो है 3 जो आपका चला गया, तो यहाँ पर आपका कितना बचा, 2/5 माइनस 1/5। तो 2 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1/5। फिर आपका क्या है, प्लस है। इसे क्या करेंगे, हल करेंगे तो 6/5 है। मैं पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भाग वाला जो साइन होता है, जब उसे गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाती है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाती है। तो अगर सामने वाली संख्या 4/5 है तो उसे क्या लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे। तो 5 यहाँ पर चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ये आपका 2 बार में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/2 आएगा। तो आप क्या करेंगे, जो बचा उसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो दोनों यहाँ पर क्या है, बेस सेम है। तो यहाँ पर से 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। 10 बटा नीचे कितना है, 5 है, प्लस कितना आपका 3/2 है। तो 5 दूनी 10 चला गया, 2 + 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7/2 आएगा, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर 7/2 आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 463 व्यक्तियों के एक समूह को जो है 4 ऋतुओं वर्षा, ग्रीष्म, बसंत और शीत में अपना पसंदीदा ऋतु को जो है वोट देने के लिए कहा गया। तो वर्षा ऋतु को जो 130 वोट मिले, किसे, वर्षा ऋतु को। तो यहाँ पर हम लोग वर्षा लिख लेते। वर्षा ऋतु को कितने वोट मिले, 130 वोट बोला गया कि मिला। फिर जो है ग्रीष्म ऋतु को, तो ग्रीष्म ऋतु को जो है कितने वोट मिले, तो 100 वोट मिले। फिर बोला गया कि शीत ऋतु को, कौन से ऋतु को, शीत ऋतु को जो है ग्रीष्म ऋतु से 53 वोट अधिक मिले, यानी कि ग्रीष्म को कितना मिला, 100 वोट, उससे 53 वोट अधिक शीत को मिले, यानी कि 100 + 53 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 153। फिर बोला गया कि बसंत को, किसे, बसंत को जो है कितना वोट मिले, 80 वोट मिले। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऋतु को जो है सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो सबसे अधिक वोट इसमें किसे मिले हैं, 153 किसे मिलते हैं, शीत ऋतु को मिले हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।